चलते गए, अभी n है तो क्या आ रहा है n क्यूब, 3 है तो क्या आ रहा है 3 क्यूब, जब mth टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा m क्यूब, और उसे हम किसके इक्वल मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि भाई वो तो ट्रू है, तो इसका मतलब कितना आएगा mm+1/2 का होल स्क्वायर। ये आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, बट हमने क्या करा है, इसे एज्यूम कर लिया कि ये आएगा। आप लोग 10th में क्वेश्चन करा करते थे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, ठीक है, तो आप उसे स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करते थे, मतलब कुछ एज्यूम करते थे आप लोग, रैशनल एज्यूम करते थे, जबकि वो रैशनल था भी नहीं, तब भी तुमने उसे रैशनल एज्यूम कर लिया था। और आपने क्योंकि गलत एज्यूम करा था, तो थोड़ी देर बाद ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया था, मतलब उससे जो बात निकल के आई थी वो गलत आई थी। आपने एज्यूम करा गलत तो आंसर भी आया था गलत, अगर आपका एज्यूम होगा सही तो आंसर भी आएगा सही। अब अभी हमें ये नहीं पता, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, लेकिन इसके बेस पर आगे की कैलकुलेशन से अगर आंसर सही आया तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम करा है वो कैसा था, सही था। अगर आंसर आएगा सही तो एज्यूम भी करा था सही, अगर आंसर आएगा गलत तो एज्यूम करा था गलत, ठीक है। तो अभी हमने एज्यूम कर लिया चाहे सही है गलत है, अब उसका पता लगेगा किससे, n = m+1 से, और ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे वो एजम्पशन स्टेप था जिसमें एज्यूम किया था, इसे बोलते हैं इंडक्शन स्टेप, इसी के मार्क्स होते हैं। तो अब स्टार्ट कहाँ से करोगे, Pm+1 से। Pm+1 का मतलब कितनी टर्म्स लेनी है आपकी बार मुझे, m+1, क्योंकि 1 है तो एक टर्म, 2 है तो 2 टर्म, m है तो m टर्म्स, अभी m+1 है तो कितनी टर्म्स, m+1 टर्म्स। तो ये हो गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, चलते गए आया m क्यूब, और अब m+1 का भी क्यूब। m+1 का क्यूब क्यों, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n की जगह m लिखा तो आई mth टर्म, और अगर n की जगह लिखा m+1 तो कौन सी टर्म आएगी, m+1 टर्म। लेकिन फिर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसकी तो वैल्यू हमारे पास है, कितनी है इसकी वैल्यू, m+1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ रहा है, m+1 का होल क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है, चलो अभी नहीं आ रहा है, हमने इसे सेपरेट करके लिखा तो बन गया m+1 का स्क्वायर अपॉन 4 के साथ में आया m+1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखना कुछ कॉमन आ रहा है, m+1 का स्क्वायर, तो आपने कॉमन लिया m+1 का स्क्वायर, तो m² बचा, 4 बचा, एक m+1 बचा। एलसीएम लिया तो आपके पास m+1 का स्क्वायर, फिर आया m², 4m+4 अपॉन में आया 4, और ये क्या चीज़ बन गई, m+2 का होल स्क्वायर। पहले से है m+1 का होल स्क्वायर, अपॉन में आ गया 4। अब ये m+1, इसे लिख सकते हो m+1+1, और अपॉन में लिख सकते हो 2s पूरे का होल स्क्वायर। आप देखो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर है। आप देखो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, m+1, और स्टेटमेंट क्या था आपका, n = m+1, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या आना चाहिए था, वो आया है, या हमने ऐसे ही लिख दिया है, आया है। पता है वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि तुमने एज्यूम सही करा था, आपकी एजम्पशन सही थी, इसलिए आपका रिजल्ट भी सही आया है। अब जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, Pm+1 भी सही है, सारे ही सही हैं, तो ये किसकी वजह से सही आ रहे हैं, इसकी वजह से। इसका मतलब Pn भी हमारा सही है। तो आप लिखोगे दिस इज, ये हो गया आपका कौन सा स्टेटमेंट, Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू, और इसमें लिखने का तरीका देख लीजिएगा,
देयरफॉर अब हम ये बात बोलेंगे कि जो Pn है ना, Pn इज ट्रू। सो बाई PMI, आपने इस पूरे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करा, एक मेथड से करा है, उस मेथड का नाम है PMI। तो बाई PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों? देखो ये 1 के लिए भी सही आ रहा है, ये 2 के लिए भी सही आ रहा है, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी आएगा सही, n के लिए भी एज्यूम करा वो भी सही हो गया, m+1 करा वो भी सही हो गया। इसका मतलब ये तो सबके लिए सही आ रहा है, और सबके लिए सही आ रहा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही ट्रू है, वो भी किसके लिए? सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक Pn स्टेटमेंट है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। जब भी PMI के क्वेश्चन आए ये देखा करो, क्या ये सीरीज टाइप है, या ये डिविजिबिलिटी है, या ये इन इक्वेशन का है, ग्रेटर देन या लेस देन वाला। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन सीरीज टाइप है, और इन्हें प्रूव करने का मैंने आपको एक सिंपल मेथड सिखाया हुआ है। हम इसमें मानते हैं ये जितने भी हैं ये हमारी टर्म्स हैं, T1 है, T2 है, T3 है, चलता गया तो Tn है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं, मिलता हमें P1 है। P1 मिलने की वजह से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, तो 1 × 3 आया। राइट हैंड साइड पर n की जगह 1 लिखा, तो 4 + 6 माइनस का 1 और अपॉन में 3 आया। 6 और 4 मिलकर 10 - 1 9 हुए, 9/3 करा तो कितना आया? 3। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि P1 तो हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर बारी आती है n इज इक्वल टू k की। तो स्टेटमेंट आपके पास आता है P ऑफ k। P ऑफ k का मतलब होता है टेक k टर्म्स। तो पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, फिर सेकंड टर्म को लिखा, फिर थर्ड टर्म को लिखा, चलते गए। कौन सी टर्म चाहिए आपको? kth टर्म। इसका मतलब n की जगह क्या चाहिए? k। यहाँ पर भी क्या था n की जगह? k। तो यहाँ पर भी अब n की जगह आ गया k। 2k - 1 और 2k + 1 इक्वल टू आया k 4k² 6k - 1 अपॉन में आ गया 3। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम शायद ही किसी को हो। अब बारी आती है n इज इक्वल टू k + 1 की। तो स्टेटमेंट होगा P ऑफ k + 1। उसमें कितनी टर्म्स आएंगी? फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, चलते गए kth टर्म। kth टर्म के बाद आपको कौन सी टर्म चाहिए? k + 1। तो ये आपके पास tk है, और अब आपको चाहिए tk + 1। तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? k + 1। तो n की जगह लिखते चले जाते हैं k + 1। तो 2 के साथ आया k + 1, फिर आ गया माइनस का 1, फिर 2 के साथ आया k + 1, प्लस में आ गया 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि k टर्म्स तक का सम तो हम ऊपर एज्यूम कर ही चुके हैं, तो इतना बड़ा क्यों लिखे? इसकी जगह वो ना लिखे जो इसकी वैल्यू है। तो ये आई हमारे पास k के साथ 4k², फिर आया 6k माइनस में 1 अपॉन में 3, प्लस में आया 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2k + 2 माइनस में 1, फिर आया 2k + 2 और प्लस में आया 1 अपॉन में कुछ नहीं। सही है। अब 3 को उधर ले जाते हैं, तो k के साथ क्या आया? 4k², प्लस में आया 6k, माइनस में आया 1, फिर चला 3, और ये बन गया 2k + 1, और ये क्या बन गया? 2k + 3 अपॉन में क्या आया? 3। अब देखो जो आपको लाना है वहाँ देखो, आपको n की जगह क्या लाना है? k + 1। तो k + 1 चाहिए, फिर क्या चाहिए? 4 के साथ k + 1 का स्क्वायर, फिर क्या चाहिए? 6 के साथ k + 1,
फिर एक माइनस में 1 और अपॉन में क्या चाहिए पूरे में 3। तो एक चीज तो आ गई है अपॉन में 3। अब सिर्फ न्यूमरेटर लाना बाकी है। ठीक है, अब सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, k+1 लाते तो k के अंदर मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा 4k³ के साथ 6k² माइनस में k, इन दोनों की करी मल्टीप्लाई, 2k की 2k में करेंगे तो 4k², 2k की 3 में करेंगे तो 6k, 1 की 2k में करेंगे तो 2k और 1 की 3 में करेंगे तो 3। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आया 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। अब 3 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करी तो 4k³ 6k² माइनस में k 12k², फिर आया 18k, फिर आया 6k के साथ आया 9, अपॉन में आया 3। क्या आ गया? और सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा सा भी। तो क्यूब वाला तो एक ही नजर आ रहा है आपको, क्या क्यूब में तो आपको नजर आ रहा है सिर्फ 4k³ और स्क्वायर हो गए 6k² और 12k² मिलकर हो गए 18k²। तो हमारे पास अब आ चुका है 4k³ 18k² और k देखें कितने हैं, एक तो माइनस का है, ये हो गए 17 और 6 हो गए 23। तो 23 आ गए हमारे पास k, साथ में क्या आया +9 आ गया। ठीक है जी, बढ़िया, +9 आ गया और अपॉन में 3। यहाँ के बाद जो इसमें होगा वो बहुत खास है, ध्यान से समझने लायक है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है जो भी अब होगा। ओके, आपको ये बात पता है आपको क्या चाहिए k+1, तो पूरी ताकत लगा देंगे हम k+1 को लाने में। उसका मेथड देखिएगा, कई तरीकों से कराया जाता है, बट अभी मैं आपको जो समझाऊंगा वो समझना आप। देखो हमने क्या करा, 4k² के साथ k+1 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो 4k² के अगर मैं k में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4k³ तो हमारा आ गया, पर साथ में और क्या आया 4k²। तो स्क्वायर कितने थे हमारे पास 18, और कितने काम में ले लिए आपने 4 तो आपने काम में ले लिए, तो बचे कितने 14, तो उन सबको लिख लो। तो ये बचा 14k², 23k प्लस में आया 9 और अपॉन में क्या है 3। क्या मैं मानूं आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया है? ठीक है, आपने एक k+1 बना लिया है। अब आप देखिए एक k+1 के बाद अब हमने यहाँ लिखा 14k और इसके साथ लिख दिया k+1। अब आप देखो अगर मैं 14k की मल्टीप्लाई k में करूंगा तो 14k² आ गया, लेकिन साथ में और क्या आया 14k, जबकि k थे कितने, तो 23 में से 14 चले गए तो बचे कितने 9k। तो ये आपके पास बचा 9k + 9 और अपॉन में क्या है आपके पास 3 है। ठीक है, तो ये बन गया 4k² k+1 14k k+1 9 आया कॉमन और बन गया k+1। ठीक, और अपॉन में क्या है 3। अब तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है k+1, तो आप लोग अपनी मेहनत से k+1 को कॉमन ले आए, तो रिमेनिंग बचा 4k² 14k प्लस में आया 9 और अपॉन में आया 3। लेकिन आप फिर देखते हैं आपको चाहिए क्या, आपको फिर से k+1 के स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप ये देखो ये आपको लास्ट में आंसर लाना है। ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो करो क्या, 3-4 स्टेप के बाद आंसर आए या ना आए आंसर को लिख दो। ठीक है भाई, क्या पता आपसे एग्जाम में गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, आंसर को लिख दिया। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ऐसा करना। एग्जाम में आप 3-4 स्टेप के बाद 5 स्टेप के बाद जितने के बाद मन करे आपका, आप आंसर को लिख दो। ठीक है, अब आपका आंसर तो गलत नहीं होने का और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन भी सही है, तो मार्क्स तो सिक्योर हो गए आपके। लेकिन अब करा क्या जाए, करा ये जाए क्वेश्चन को रिवर्स चलाओ। ये तो आपका ठीक है, k+1 है और अपॉन में क्या है 3।
आप देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या बन जाएगा 4 के साथ, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और इसे भी करो तो कितना आया 6k प्लस 6, और साथ में क्या है माइनस का 1, ठीक है। फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है आपके पास k प्लस 1, और यहाँ से क्या आया 4k स्क्वायर, कितना आया 8k, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 6k, फिर आया 6 और माइनस में 1 और अपन में कितना है 3। अब आप देखो ये क्या था आपके पास 4k स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा 4k स्क्वायर, 14k है ना, मैंने एक जगह 8k लिख दिया है, एक जगह 6k लिख दिया, तो मिलकर 14k हो गया। फिर ये जो 9 था आप देखो यहाँ पर 4 और 6 मिलकर कितने हो गए 10, और एक माइनस 1 मिल गया 9। अब किसी को क्या पता आप ऊपर से नीचे गए हो कि नीचे से ऊपर गए हो, समझ में आ गया, और गलती की कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है। तो लास्ट में आप कह सकते हो therefore pk plus 1 is also true। अगर मैं यहाँ पर देखो मुझे पता था कि अगले स्टेप में क्या लिखना है, मैं क्या करता जब मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता तो मैं तुरंत 14k को 8k और 4 लिखने वाला था और फिर इसे मैं अलग करके लिख देता। आप ही कहते सर आपको कैसे पता चल गया यही लिखना है, ठीक है, तो मैं कहता भी देखो ये ऐसा लाना है, आप मन में सोचते रहते हमें क्या पता लगेगा, एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए क्या है आपसे जितना सॉल्व हो कर लो, बाद में 4-5 लाइन के बाद इसे लिखो और रिवर्स चल पड़ो, अपने आप को मिल जाएगा। ऐसा आप 10th क्लास के ट्रिगो के क्वेश्चंस में भी कर सकते हो, ठीक है, और प्रूविंग के क्वेश्चंस में ऐसा किया जा सकता है, पीएमआई में किया जा सकता है और ट्रिगो में किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है 1/1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 2n minus 1, 2n plus 1 equal to n/2n plus 1, ठीक है। तो अब की बार भी देखो हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और लास्ट में कौन सी टर्म है nth टर्म है। बिल्कुल कोई चेंज मत करो, सीरीज वाले क्वेश्चंस को सबको एक ही तरीके से करो, बिना कुछ सोचे हुए n इज इक्वल टू 1 लिखा, जिससे स्टेटमेंट मिला आपको p1। p1 का मतलब है टेक 1 टर्म, तो हमने 1 into 3 लिया, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 लिखा तो बन गया 2 + 1 और ये आ गया 1/3, 1/3 आ गया, इक्वल है। तो क्या कहोगे कि भाई p1 कैसा आया, p1 तो आपका ट्रू है। अब फिर बारी किसकी आती है n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बना p ऑफ k, तो कितनी टर्म्स लिखोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे, फिर सेकंड टर्म लिखोगे, फिर थर्ड टर्म लिखोगे, चलते जाएंगे, फिर कौन सी टर्म लिखोगे kth टर्म लिखोगे, n की जगह k लिखना है ना, तो n की जगह k लिखोगे, तो आया 2k - 1 और 2k + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा k/2k + 1। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आता है मेन स्टेप जिसे हम कहते हैं इंडक्शन स्टेप। तो ये हो गया आपके पास स्टेटमेंट p ऑफ k + 1। इसकी LHS में हम कितनी टर्म्स लेंगे k + 1 टर्म्स। तो पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर सेकंड टर्म लेंगे, फिर थर्ड टर्म, चलते गए, फिर kth टर्म, और अब कौन सी टर्म की बारी है k + 1। तो n की जगह क्या लिखना है k + 1, तो आपके पास आएगा 2 के साथ k + 1 -1, फिर 2 के साथ k + 1 + 1, ठीक है। आप इसे देखो, ये यहां तक की वैल्यू कितनी है, सेम है, कितनी है वैल्यू यहां तक की k/2k + 1 प्लस में इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो कितना आता है 2k + 2 -1, फिर 2k + 2 + 1, और ये हो गया आपके पास k/2k + 1
और अपॉन में फिर से आया 2k+1 के साथ 2k+3। सही है, कुछ कॉमन आ रहा है 1 अपॉन में 2k+1, तो कॉमन लेते हैं। कितना बचा, k बचा, वहां पर 1 अपॉन में 2k+3। एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई हुई 2k² + 3k+1 और अपॉन में है 2k+3। इसके फैक्टर कर सकते हो, 2k+1, तो ये आया 2k² 2k+1 और अपॉन में 2k+3, तो 1 अपॉन में 2k+1 कुछ कॉमन आता है, यहाँ से 2k बचा k+1, आगे से 1, फिर से बचा k+1, अपॉन में आया 2k+3, फिर से कुछ कॉमन बन गया, 2k+1 के साथ 2k+1 और k+1, और ये है 2k+3। 2k+1 से 2k+1 कैंसिल, लेकिन आपको क्या चाहिए, जहां जहां n वहां वहां k+1। तो एक काम करा करो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लास्ट स्टेप को पहले लिख लो। n की जगह आपने लिखा k+1, तो 2 के साथ आया k+1 और 1। n की जगह क्या लिख दिया, k। इसे रिवर्स में चला दो क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, k+1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो आया 2k+2 प्लस में 1। आप देखो 2+1 3 है या नहीं है, उसी के इक्वल है, तो लास्ट में आप कह सकते हो pk+1 is also true। अगर आपको डायरेक्ट आता दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तुरंत रिवर्स स्टेप चला लिया करो। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है 1+1/1+2, 1/1+2+3, 1/1+2+3 से लेकर n तक। आप देखो फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म तक दी हुई है और इसका सम दिया हुआ है 2n/n+1। नोट करने की बात यह है कि अगर मैं इस 1 को 1/1 लिख दूं तो फर्स्ट टर्म में 1 तक का सम, सेकंड टर्म में 2 तक का सम, थर्ड टर्म में 3 तक का और nth टर्म में n तक का, तो kth टर्म में k तक का और k+1 टर्म में k+1 तक का सम आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, तो क्या मिला हमें p1। p1 का मतलब है टेक 1 टर्म फ्रॉम LHS, और राइट हैंड साइड पे भी n की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो ये बन गया 1+1 और आ गया 2/2 से 1। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई चलो स्टार्टिंग में p1 तो कम से कम हमारा ट्रू है ही। अब बारी किसकी आती है, n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बना p ऑफ k। p ऑफ k में कितनी टर्म्स, k टर्म्स, तो पहले हमने लिखी फर्स्ट टर्म, फिर हमने लिखी सेकंड टर्म, फिर हमने लिखी थर्ड टर्म, चलते गए और n की जगह लिखा हमने k इक्वल टू कितना आया, 2k/k+1। तो कितनी टर्म्स आई हमारे पास, हमने फर्स्ट टर्म लिख ली है, सेकंड टर्म लिखी है, थर्ड टर्म लिखी है और लास्ट में kth टर्म लिखी है। अब आपको n की जगह क्या यूज करना है, k+1 का मतलब स्टेटमेंट आएगा p ऑफ k+1। कितनी टर्म्स आएंगी, k+1 टर्म्स आएंगी, तो पहले लिखो फर्स्ट टर्म, फिर लिखो सेकंड टर्म, फिर लिख दी थर्ड टर्म, चलते गए और लिखी
kth टर्म, kth टर्म में क्या आएगा 1 2 3 से लेकर k तक, लेकिन अब की बार हमें k टर्म्स नहीं चाहिए, k प्लस 1 टर्म चाहिए, तो इसके बाद आएगी k प्लस 1 टर्म, उसमें कहाँ तक का सम आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, चलते जाएंगे, और कहाँ तक का सम k प्लस 1 तक का सम। तो अब देखो क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है या नहीं, तो ये कितना बन गया 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक k प्लस 1 तक। अगर आपको 10th क्लास याद हो तो ये AP है, और AP में ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर k प्लस 1, ठीक है। तो AP के सम का फॉर्मूला होता था n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, या a प्लस an या l बोलते थे आप उसे, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अभी हमारे पास ये 2k है, अपॉन में k प्लस 1 है, इसके सम का फॉर्मूला लिया तो आ गया n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1 के साथ 2 पर चला गया, अपॉन में आया k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। 1 और 1 मिलकर 2 हो गए, कुछ कॉमन आ रहा है 2 अपॉन k प्लस 1, तो ये बन गया 2 अपॉन k प्लस 1 से बचा हमारे पास k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। फिर सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर, तो ये बन गया आपके पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2, और ये देखो किस चीज़ का होल स्क्वायर है, कि ये तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अपॉन में आया हमारे पास k प्लस 2 है, पहले से ही 2 अपॉन में k प्लस 1 है, k प्लस 1 से k प्लस 1 चला गया तो 2 के साथ आया k प्लस 1 और अपॉन में आ गया k प्लस 2। k प्लस 2 को लिख सकते हो आप k प्लस 1 प्लस 1, ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें k प्लस 1 चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने 1 को अलग कर लिया, ये सारा का सारा बन गया आपका स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस 1 is also true। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हमें प्रूव करना है पीएमआई से। देखिए फिर से सीरीज टाइप क्वेश्चन है, तो हम पहले देखेंगे इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, चलते गए nth टर्म है, तो n की जगह 1 लिखेंगे, स्टेटमेंट बनेगा p1। तो p1 का मतलब है टेक 1 टर्म, और n की जगह 1 लिखा तो क्या ये बन गया 21, 2 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, प्लस में आया 3 और अपॉन में आया 4। अब देखो 2 माइनस 1 का मतलब तो 1 हो गया, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 4 करोगे तो फिर से आंसर 3 आएगा, तो 3 तो 3 के इक्वल आ गया। तो आप कह सकते हो कि P1 कैसा है आपका, P1 तो आपका ट्रू है। फिर n इज इक्वल टू k, तो स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k, का मतलब है पहले आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फिर लिखेंगे आप सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, और चलते जाएंगे कहाँ तक kth टर्म तक। जब n की जगह आ जाएगा k, तो ये आ गया 2k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 और अपॉन में आ गया 4, ठीक है। ये कौन सी टर्म आई आपके पास, kth टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म, ठीक है। अब बारी आती है n इज इक्वल टू k प्लस 1 की, तो स्टेटमेंट मिलता है p ऑफ k प्लस 1। तो उसमें क्या लिखोगे, पहले फर्स्ट टर्म, फिर आया सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, चलते जाएंगे कौन सी टर्म तक, kth टर्म तक, फिर उसके बाद
कौन सी टर्म चाहिए आपकी बात, k प्लस 1 टर्म। तो वो कैसे आएगी, n की जगह k प्लस 1 लिखने से। तो k प्लस 1 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। आप इसे देखो k टर्म्स तक का सम हमारे पास है या नहीं है, तो कितना है ये 2k माइनस 1 के साथ 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 और 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब ध्यान से सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो पहले 4 को उधर ले गए, इधर हमारे पास है 2k माइनस 1 के साथ 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3। 4 उधर गया तो 4 के साथ आ गया k प्लस 1 और 3k प्लस 1 के अपॉन में क्या आएगा 4। अब ये जो 3 की पावर k प्लस 1 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो जगह, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास अब है ये 2k माइनस 1 के साथ 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इसे लिखा, और 4k प्लस 1 के साथ 3 की पावर k प्लस 1, 4k प्लस 1 के साथ 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और लास्ट में बचा हुआ है एक 3। k अपॉन में क्या है, k अपॉन में 4 है। इन दोनों में से फिर से कुछ कॉमन आया, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, बचा कितना 2k माइनस 1, 4k प्लस 4 और लास्ट में एक 3 अपॉन में 4। जब आपका थोड़ा सा सॉल्व होना शुरू हो जाए तो ये देखो कि हमें लास्ट में लाना क्या क्या है। देखो एक तो अपॉन में 4 लाना है, एक 3 लाना है, दोनों आ गए। फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1, तो k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 2 चाहिए। अभी कितना आया है, अभी k प्लस 1 है, तो इसका मतलब कुछ और सॉल्व होगा। तो 4 में से 1 माइनस हुआ, 2k और 4k मिलकर हो गया 6k, प्लस में आ गया 3, साथ में आया 3, अपॉन में आया 4, तो 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, फिर से एक 3 कॉमन आया तो बचा कितना 2k प्लस 1 और 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये बन गई k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये 2k प्लस 1 है आपके पास, जबकि हमें क्या चाहिए 2 के साथ क्या चाहिए, हाँ। तो अब देखो इसे हमने क्या करा, 2k प्लस 2 और माइनस 1 लिख दिया। आप देखो क्या हम 1 को 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हम माइनस 1 क्यों लिखे, क्योंकि हमें माइनस 1 चाहिए, इसलिए हमने माइनस 1 लिखा। और बाद में आ रहा है प्लस में 3, अपॉन में आया 4, तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 और 2 कॉमन आया k प्लस 1 माइनस 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। Therefore p of k plus 1 is also true। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक सीरीज दी हुई है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 3 थीटा से लेकर n थीटा तक, और इसका सम दिया हुआ है। इसे हमें PMI से प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने n की जगह 1 लिखा, तो हमारे पास आया P1। P1 का मतलब है टेक 1 टर्म, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और n की जगह 1 लिखा तो राइट हैंड साइड में आएगा 1 प्लस 1 आया 2/2 से बना थीटा, फिर एक आया साइन थीटा बाई 2, k अपॉन में आ गया साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, और बचा आपके पास साइन थीटा। इसका मतलब P1 आपका कैसा आया, P1 तो आपका ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है n इज इक्वल टू k से स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k से आएगा आपके पास साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, चलते जा रहे हैं साइन k थीटा इक्वल टू में
साइन के प्लस वन बाई टू थीटा के साथ साइन के थीटा बाई टू और अपॉन में आ गया साइन थीटा बाई टू। तो ये कितनी टर्म्स का सम आया है? ये आया हमारे पास के टर्म्स तक का सम। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो तो आराम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। अब बारी किसकी आती है? n इज इक्वल टू के प्लस वन की। तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ के प्लस वन से पहला तो आएगा फर्स्ट टर्म, फिर आएगी सेकेंड टर्म, फिर आएगी थर्ड टर्म, चलते गए आएगी फिर केथ टर्म, फिर केथ टर्म के बाद कौन सी टर्म आएगी? के प्लस वन। तो n की जगह लिख दोगे आप के प्लस वन, तो ये आ गया के प्लस वन थीटा। ये के टर्म्स तक का सम तो हमारे पास पहले से ही है, जो है साइन के प्लस वन बाई टू थीटा के साथ साइन के थीटा बाई टू के अपॉन में साइन थीटा बाई टू, और ये क्या बचा हुआ है? साइन के प्लस वन थीटा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे समझिएगा आप। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। अगर 2a होता है तो a आता है, अगर साइन 4a होगा तो 2a आएंगे, 8a होगा तो 4a आएंगे, अगर सिर्फ a होगा तो a बाई टू आएंगे। अगर k प्लस वन थीटा हुआ तो आएगा साइन k प्लस वन थीटा बाई टू और कॉस k प्लस वन थीटा बाई टू। तो कुछ कॉमन आ सकता है? कॉमन आ रहा है, आप देखो ये आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया आपके पास साइन k प्लस वन थीटा बाई टू के साथ में अब देखो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा साइन के थीटा बाई टू के अपॉन में साइन थीटा बाई टू के साथ 2 कॉस के प्लस वन थीटा बाई टू। ठीक है यहाँ तक? अब एलसीएम लेते हैं, तो ये उधर पहुंच जाएगा और आपके पास में है, आपके पास है साइन के प्लस वन थीटा बाई टू, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास बचा साइन के थीटा बाई टू, फिर आया 2 कॉस के प्लस वन थीटा बाई टू के साथ साइन थीटा बाई टू के अपॉन में साइन थीटा बाई टू। ठीक है? ओके। अगर आपको याद है तो एक फॉर्मूला होता था 2 cos A साइन B, ठीक है, उसे यूज करने का मन आ रहा है। हमारे पास बचा इधर साइन के प्लस वन थीटा बाई टू अपॉन में साइन थीटा बाई टू, और ये है साइन के थीटा बाई टू के साथ 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता था साइन A प्लस B, का मतलब के प्लस वन बाई टू थीटा प्लस थीटा बाई टू माइनस में साइन के प्लस वन बाई टू थीटा और माइनस का थीटा बाई टू। ठीक है? तो ये है आपके पास साइन के प्लस वन थीटा बाई टू अपॉन में साइन थीटा बाई टू। ठीक है? ये आपके पास में है साइन के थीटा बाई टू, और आप देखो थीटा बाई टू दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया आपके पास साइन के प्लस वन के साथ थीटा बाई टू, और यहाँ से आप देखो तो आ रहा है माइनस का साइन
यहाँ से थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो बचा k प्लस 1 माइनस में 1, 1 से गया 1, तो अब क्या बचा? बचा हमारे पास साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 के साथ साइन k थीटा बाई 2 के साथ साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2, और यहाँ से बचा साइन k थीटा बाई 2। ठीक है, और ये आपके पास साइन k थीटा बाई 2 से k थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो पूरा आंसर लिखते हैं, ये आ गया आपके पास साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2 के अपॉन में साइन थीटा बाई 2 के साथ साइन k प्लस 1 थीटा बाई 2। अब देखो क्या जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर k प्लस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले देखो ये वाला n की जगह k प्लस 1 थीटा बाई 2 आ गया, और दूसरा वाला n की जगह k प्लस 1 थीटा बाई 2 रखोन कहिए। तो लास्ट में आप क्या कह सकते हो? Therefore pk प्लस 1 is also true। 7 क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है 3 और 2 की पावर्स का सम 12/5 इंटू 6n-1 लाना है। ठीक है, फिर से देखो इसमें टर्म्स आ रही हैं, जब भी टर्म्स आती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चाहे वो प्लस में आए, चाहे वो मल्टीप्लाई में आए, चाहे वो प्लस माइनस की फॉर्म में आए, तो मेथड वही लगता है जो आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, फिर आई थर्ड टर्म, चलते गए कहाँ तक पहुँच गए? nth टर्म। क्योंकि सीरीज टाइप है, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो स्टेटमेंट मिला आपके पास P1। P1 का मतलब है टेक 1 टर्म, और राइट हैंड साइड में n की जगह क्या वैल्यू रखोगे? 1, तो बन गया 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 कितना होता है? 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व हो क्या आया? 12। आप देखो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 12 के इक्वल आ गया, तो क्या कह सकते हो आप? P1 कैसा आया है? P1 इज ट्रू। अब बारी किसकी आती है? n इज इक्वल टू k की, तो ये बनेगा स्टेटमेंट P ऑफ k। अब कितनी टर्म्स कंसीडर करनी पड़ेंगी? k टर्म्स। तो पहले हमने लिखा फर्स्ट टर्म, फिर आया सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, और चलते जा रहे हैं कौन सी टर्म तक? kth टर्म तक। तो 3 रेज़ टू पावर k और 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। ये हो गई आपके पास tk, ये आपके पास थर्ड टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म, और ये आपके पास फर्स्ट टर्म। और इन सबका सम कितना हो जाएगा? 12/5 के साथ 6 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ठीक है, अब आता है मेन स्टेप, इसे हम इंडक्शन स्टेप भी बोलते हैं। तो अब आपको यही चीज k प्लस 1 के लिए प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट k प्लस 1 है क्या? पहले तो ये देखो, k प्लस 1 का मतलब कितनी टर्म्स चाहिए आपको? k प्लस 1 टर्म्स। तो पहले आपने क्या लिखा? फर्स्ट टर्म लिखी, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, चलते गए kth टर्म के बाद अब कौन सी टर्म चाहिए? तो tk हो गई। अब आपको चाहिए tk प्लस 1, तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? k प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, फिर आया 1। ये तो हमारे पास पहले से ही है। इसका सम कितना है? 12/5 के साथ 6 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस में 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ऐड वाली पावर भी तो ब्रेक हो सकती है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि दोनों की पावर k प्लस 1 है, तो आप इसे लिख सकते हो 6 की पावर k प्लस 1 के साथ में आ गया 2।
और पहले से है आपके पास 12/5 और 6⁻k-1। एलसीएम लिया तो 12 के साथ 6k-1, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी तो आया 10 इंटू 6k+1, पूरे के अपॉन में आएगा 5। ठीक है, अब इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से पहले अगर आपको आंसर पता लग जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको ये तो पता ही है ना कि आपको आंसर में क्या लाना है। आपको जहां जहां n है वहां वहां आपको लाना है k+1। तो 6k+1 की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और अभी हमने एक तो 6 की पावर k+1 बना ही लिया है, एक और बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 12 है, 12 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 12 इंटू 6 की पावर k, माइनस में 12 प्लस में 10 इंटू 6k+1 के अपॉन में क्या है 5। अब ये 6k है, जबकि आपको चाहिए क्या 6k+1। अगर यहाँ पे एक 6 और आ जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या आप इस 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ठीक है, और उस वाले को भी साथ में ही लिख लेते हैं जिससे आसानी रहे k+1 को देखने की। और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 6k+1, फिर आया 10 इंटू 6k+1 माइनस का 12 और अपॉन में 5। कुछ कॉमन आ रहा है, 6k+1 बचा कितना 2 + 10 माइनस का 12 और अपॉन में आया 5। तो 2 + 10 मिलकर कितने हो गए 12। पहले से 6k+1 माइनस का 12 अपॉन में 5। फिर कुछ कॉमन आ रहा है 12 आ रहा है, पहले से अपॉन में क्या है 5 और ब्रैकेट में बचा 6k+1 -1। और आप देखो जहां जहां आपका n है वहां वहां आ चुका है k+1। इसका मतलब p of k+1 is also true। 8th क्वेश्चन में हमारे पास एक पीएम स्टेटमेंट, अब की बार n नहीं है m है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता n हो m हो, मेथड वही रहेगा। और सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m की जगह 1 पुट करेंगे तो मिलेगा हमको p1। p1 का मतलब है टेक 1 टर्म, तो ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3। राइट हैंड साइड में भी m की जगह 1 पुट करा तो 1 इंटू 4 आया, फिर 4 के साथ 1 + 1 कितना आया 2 और 1 + 2 कितना आया 3। 4 से कैंसिल हो गया 4, तो ये आ गया 1/6। LHS भी 1/6, RHS भी 1/6। तो आप कह सकते हैं कि P1 हमारा कैसा आया है, P1 तो हमारा ट्रू आया है। अब बात किस चीज़ की, m इज इक्वल टू k एज्यूम करने की। तो स्टेटमेंट बनेगा P ऑफ k से आया 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर आएगा सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर आएगी आपके पास थर्ड टर्म 3 इंटू 4 इंटू 5 और कंटिन्यू रहेंगे। m की जगह क्या लिख देंगे k, तो आएगा k के साथ k+1 और k+2। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास t ऑफ k, ये t3, ये t2 और ये आपके पास t1 और इक्वल टू हो जाएगा ये k के साथ k+3 अपॉन में आया 4 के साथ k+1, फिर आया k+2। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, m इज इक्वल टू k+1 की। तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k+1 जिसमें आएगा आपके पास पहले फर्स्ट टर्म, फिर आएगी आपके पास सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, चलते गए कौन सी टर्म पे आ गए k टर्म, तो k के साथ k+1 और k+2। और अब कौन सी टर्म आएगी k+1, तो m की जगह k+1 रखने पर आएगा आपके पास पहले आया k+1, फिर आया k+1+1, फिर आया k+1+2।
यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आया, सम आया k के साथ k+3 अपॉन में आया 4 के साथ k+1 और k+2 और लास्ट टर्म जो आई थी वो थी आपके पास k+1 k+2 और k+3। कुछ कॉमन आ रहा है k+1 और k+2, तो कॉमन लिया 1 अपॉन में k+1 और k+2। तो न्यूमरेटर में बचा k+3 अपॉन 4, k+3 और साथ में आया एक 4 और नेक्स्ट में बचा 1 अपॉन ये k+1, ये गलत हो गया, ठीक है, हाँ ये k+3 ऊपर आएगा, तो ये आएगा आपके पास k+3 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन में k+3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर हमारे पास आया, बाहर कॉमन ऑलरेडी है k+1 के साथ k+2, तो ये आ गया k के साथ k+3, फिर आया k+3 के साथ आया 4 और 4 के साथ k+3, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में k+1 k+2 के साथ k मल्टीप्लाई करी तो k² 6k 9 के साथ आएगा 4 अपॉन में आएगा 4 के साथ k+3, ठीक है। फिर k के अंदर मल्टीप्लाई करी तो k की मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके पास k³ 6k² और 9k के साथ 4 अपॉन में 4 के साथ k+3 भी है, k+1 भी है और k+2 भी है। आप ये देखें कि आपको लाना क्या है। आपको देखो न्यूमरेटर में m की जगह क्या लाना है, k+1, तो ऊपर आपको k+1 चाहिए। अच्छा नीचे अगर मैं m की जगह k+1 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, k+2 और k+, तो k+2 भी चाहिए, k+3 भी चाहिए, बट k+1 नहीं चाहिए। k+1 तो हमें ऊपर चाहिए, इसका मतलब नीचे वाला k+1 कैंसिल होगा, और कैंसिल कहाँ से होगा, ऊपर से। एक k+1 ऊपर और चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर कितने k+1 आने वाले हैं, 2। ऐसे देख लिया करो क्या आने वाला है। तो बस स्टार्ट कर देते हैं। अब k+1 बनाने के लिए पूरी मेहनत, तो पहले k² के साथ लिखा k+1। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने k³ लिख दिया ना, और साथ में क्या लिखा है, k²। 6k² में से एक k² तो मैंने काम में ले लिया, तो बचे कितने, 5k² के साथ में 9k के साथ 4 अपॉन में क्या आया, 4 के साथ k+1 पहले लिख लेते हैं, फिर k+2 और k+3, ठीक है। ये तो k² है, ये k+1 है। अब हमने फिर से 5k के साथ क्या लिख दिया, k+1। अब देखो ये क्या हो गया, 5k², ओके, ये कितना हो गया, 5k। तो 9k में से 5k काम में ले लिया तो बचा कितना, 4k, तो ये हो गया 4k+4 और अपॉन में बचा हुआ है 4 के साथ k+1 k+2 और k+3। तो ये k² के साथ k+1 5k के साथ k+1 4 के साथ k+1 4 के साथ k+1 k+2 और k+3, फिर ऊपर से कॉमन आ रहा है k+1, तो बचा कितना, k², 5k और 4 और अपॉन में 4 के साथ
k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये क्वाड्रेटिक है, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4 और अपॉन में है 4 के साथ k प्लस 2 और k प्लस 3। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एक बार आया k कॉमन तो बचा k प्लस 4, फिर आया 1 कॉमन बचा k प्लस 4, अपॉन में आया 4 के साथ k प्लस 2 और k प्लस 3। फिर कुछ कॉमन आ रहा है k प्लस 4 और क्या बचा है k प्लस 1, अपॉन में क्या आया 4 के साथ k प्लस 2 और k प्लस 3। आप देखो जहाँ जहाँ आना चाहिए था m, वहाँ वहाँ k प्लस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। पहले तो आप k प्लस 1 को लिख दो, तो ये तो m की जगह आ गया k प्लस 1। फिर जो k प्लस 4 है इसे लिखो k प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर लिखो k प्लस 1 प्लस 1 और ये आ गया k प्लस 1 प्लस 2। तो इसलिए आप कह सकते हो p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसे PMI से हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम n की जगह लिखेंगे 1, तो स्टेटमेंट मिलेगा हमको P1। P1 का मतलब है जस्ट कंसीडर वन टर्म, तो कितने आया 2 आया। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 लगाया तो 3 माइनस 1 से कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद n इज इक्वल टू k से स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k। p ऑफ k में हम लेंगे k टर्म्स तक 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। किसके इक्वल आया 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। बात है नहीं भाई, यहाँ पर आता है फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 का मतलब हो गया p ऑफ k प्लस 1। तो पहले k टर्म्स लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। आप देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर k, क्योंकि 1 से कैंसिल हो गया 1। अब इसे देखो और इसे देखो, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 3 रेज़ टू पावर k, तो बचेगा यहाँ पर 1 और इसमें बचेगा 2। ये माइनस 1 सेपरेट है, अलग है, ठीक है। अब 1 प्लस 2 मिलकर कितने हो गए 3। पहले से है मेरे पास 3 रेज़ टू पावर k, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ चुका है k प्लस 1। तो अब हम ये कह सकते हैं pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास स्टेटमेंट अब की बार Pn नहीं दिया हुआ, P ऑफ k दिया हुआ है। कोई बात नहीं, पहले हमें n स्टेटमेंट गिवन होता था, उसमें 1 2 और हम k माना करते थे। अब की बार हम n की जगह k लिख लेंगे और k की जगह n लिख लेंगे। तो उसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और आपकी kth टर्म है। और ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ रही है आपकी k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसे हमें PMI से प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो आया कितना हमारे पास P1। P1 का मतलब है टेक 1 टर्म और राइट हैंड साइड में k की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर और आ गया आपका 4। तो P1 कैसा आया, P1 तो आपका ट्रू आया। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको। अब k की जगह चलो एक काम करते हैं 2 भी ले लेते हैं।
तो 2 का मतलब हो गया स्टेटमेंट P ऑफ 2। कितनी टर्म्स लोगे आपकी बार? 2 टर्म्स लोगे, तो 1 + 3 और 1 + 5/4। और राइट हैंड साइड में k की जगह क्या लोगे? k की जगह 2 लोगे, तो बन जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, मतलब बन गया 9। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और एलसीएम लिया तो आया 9/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 किसके इक्वल आ गया? 9 के। तो अब आप कह सकते हो कि P2 भी कैसा आया है? P2 भी आपका ट्रू आया है। अब क्या है? एज्यूम करोगे किसको? k = n को। पहले n = क्या करते थे, अब की बार k में क्वेश्चन है तो n के लिए कर लेंगे। तो स्टेटमेंट आपके पास बनेगा Pn। Pn में क्या बनेगा? पहले फर्स्ट टर्म लिखो, फिर सेकंड टर्म लिखो, फिर थर्ड टर्म लिखो, चलते जाओ, फिर n k की जगह n लिखो, और ये किसके इक्वल एज्यूम किया जाएगा? n + 1 के स्क्वायर के। तो आपकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये nth टर्म है। यहाँ तक कोई परेशानी? अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है किसके लिए? k = n + 1 के लिए। तो ये बन जाएगा Pn + 1। तो कितनी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी अब? क्या? n + 1 टर्म्स। तो पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, फिर सेकेंड टर्म को लिखा, फिर थर्ड टर्म को लिखा, चलते गए, फिर nth टर्म को लिखा। अब कौन सी टर्म की बारी? n + 1 टर्म की। तो देखो n + 1 लिखेंगे तो n की k की जगह क्या लिखना चाह रहे हो की बार आप? आपको चाहिए कौन सी टर्म? n + 1 टर्म। तो k की जगह क्या लिखोगे? n + 1। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 2 के साथ n + 1 + 1, और अपॉन में आया n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू है हमारे पास कितनी? n + 1 का होल स्क्वायर, और वहाँ एलसीएम लिया तो बन गया n + 1 का स्क्वायर, 2n + 2 + 1, और अपॉन में n + 1 का स्क्वायर। n + 1 के स्क्वायर से n + 1 का स्क्वायर कैंसिल। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो n + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? n² + 1 + 2n, और पहले से क्या है? 2n + 3, और ये बन गया n² + 4n + 4, और ये बन गया n + 2 का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो n + 1 + 1 का होल स्क्वायर। आप देखो जहाँ पर k है, जहाँ पर k है वहाँ क्या आ जाना चाहिए था? n + 1। आया कि नहीं आया? वही आ गया। तो अब हम लास्ट में कह सकते हैं therefore Pn + 1 is also true, therefore by PMI statement Pk is true for all n belongs to n.